नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके और जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इतिहास में गुप्त साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। आज हम गुप्त साम्राज्य को जानेंगे और इसके बाद हम अपने आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य को और गुप्त साम्राज्य के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कैसे आगे इसमें क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। और इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या किया था कि अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था? तो कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि श्रीगुप्त तो संस्थापक हो गया कि श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। श्रीगुप्त संस्थापक था, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे घटोत्कच का उत्तराधिकारी जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो घटोत्कच का उत्तराधिकारी है, जो कि 319-20 में राज सिंहासन पर आसीत हो रहा है। 319-20 में राज सिंहासन पर आसीत होगा। चंद्रगुप्त प्रथम जब राज सिंहासन पर आसीत हुआ और कब? तो 319 और 20 में, तब गुप्त संवत की शुरुआत हुई। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक नए संवत की शुरुआत हुई, जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। एक नए संवत की शुरुआत हुई जिसे गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। कब? तो 319 और 20 में। 319-20 के क्रम में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त के द्वारा एक सफल अभियान चलाया गया। एक सफल सैन्य अभियान चलाया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक सफल सैन्य अभियान चलाया गया। उस अभियान के तहत कुषाणों और क्षत्रपों कि विदेशी सत्ता को चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका, उसे समाप्त कर दिया। क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो एक सफल सैन्य अभियान द्वारा कुषाणों और क्षत्रपों की विदेशी सत्ता को समाप्त कर दिया, विदेशी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। अब इसके आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? तो कुमार देवी थी और वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। राजा जैसे कि कुछ उपाधियां धारण करते थे, तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो इस तरह से हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अब हम लोग समुद्रगुप्त को देखेंगे। यहाँ पर तो समुद्रगुप्त को देखते हैं कि समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा। तो समुद्रगुप्त गद्दी पर 335 ईस्वी में बैठता है और ये कब तक बैठा रहा? तो 380 ईस्वी तक गद्दी पर आसीत रहा। तो समुद्रगुप्त जो था वो 335 से लेकर के 380 ईस्वी के बीच शासक बना रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त एक बहुत ही साहसी और प्रतापी राजा था। साहसी और प्रतापी राजा होने के कारण इसने आर्यावर्त के
9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने क्या किया था? पराजित किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है? तो समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने की है। और इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में किसमें बताया गया है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में बताया गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक तथा कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई थी उनमें से कुछ मुद्राओं पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। क्या था? तो संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में, कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इस कारण से तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो था वो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 380 ईस्वी तक गद्दी पर आसीत रहा। इसके बाद वो बहुत ही प्रतापी राजा था। इस कारण से उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन देगा और उसके बाद एक ऑप्शन उसमें क्या रहेगा? समुद्रगुप्त रहेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो समुद्रगुप्त ही होगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण ही उसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। दरबारी कवि हरिसेन और हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की गई और इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक तथा कविराज भी कहा गया है। और समुद्रगुप्त के द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई उन मुद्राओं में देखेंगे कि कुछ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी रहा होगा। समुद्रगुप्त के बाद अब हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा कौन? रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त जैसे कि हम लोग क्या देखे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से उसका बेटा समुद्रगुप्त आया और समुद्रगुप्त के बाद अब उसका बेटा कौन आया? रामगुप्त आया, जो कि सिंहासन पर बैठा। लेकिन रामगुप्त जो था वो अत्यंत ही अयोग्य शासक था, अत्यंत ही कमजोर और असक्षम शासक था। वो योग्य शासक नहीं बन पाया। रामगुप्त योग्य शासक नहीं बन पाया। वो अत्यंत ही अयोग्य, असक्षम और कमजोर शासक था। यहाँ तक कि रामगुप्त ने अपनी पत्नी को भी शकराज को भेंट कर दिया। शकराज को उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को क्या कर दिया? भेंट में दे दिया। अब सोचिए कि जिसने अपनी पत्नी को भेंट में दे दिया वो कितना ही अयोग्य शासक होगा। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी पत्नी को शकराज को भेंट दे दिया। पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी थी। अब इस घटना से नाराज होकर रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। इस घटना से नाराज होकर के, किस घटना से? तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शकराज को भेंट कर दिया। तो इस घटना से नाराज होकर रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि उसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं 380 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 380 ईस्वी में क्या किया उसने? सिंहासन पर
अधिकार कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे अब हम। तो हम लोग देख रहे हैं कि रामगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बन रहा है। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बन रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, शकों को, शक राजवंश हम लोग पढ़े थे, तो शकों को खदेड़ दिया और उसके राज्य का अंत कर दिया। शक जो कि विदेशी थे, तो शकों को खदेड़ दिया और उसके बाद से क्या किया कि उसके राज्य का अंत कर दिया। और उसका अंत करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी शकों का अंत करने के उपलक्ष्य में उसने क्या की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर गुप्त साम्राज्य कभी हुआ तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में संभव हो पाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य है वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि का संरक्षण होता था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि का संरक्षक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी थे और उन्हीं नवरत्नों में महाकवि कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ये सभी इनके नवरत्नों में शामिल थे। क्या देखे हम लोग कि चंद्रगुप्त द्वितीय कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि का संरक्षक था। उसके दरबार में नवरत्न भी थे और नवरत्नों में महाकवि कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे लोग शामिल थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने विद्वान लोग उनके नवरत्नों में शामिल हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन नवरत्नों में और कैसे कैसे विद्वान शामिल होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। और द्वितीय राजधानी उसने उज्जैनी को बनाया। द्वितीय राजधानी किसे बनाया, उज्जैनी को बनाया। तो प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था, तो ध्रुव स्वामिनी था। क्या था, ध्रुव स्वामिनी नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त हुआ। और कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो किसने, कुमारगुप्त ने करवाई थी। कब करवाई थी, तो 5वीं शताब्दी में करवाई थी। कुमारगुप्त किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को खदेड़ा और उसके राज्य का अंत किया और इस उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि का संरक्षण किया जाता था। और इसके दरबार में नवरत्न थे जिसमें महाकवि कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे लोग शामिल थे। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी कहाँ, उज्जैनी थी। इनकी महारानी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र जो था कुमारगुप्त, उसने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त हुआ, जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। क्या करवाया, पुनरुद्धार करवाया, यानी कि फिर से इसको रिपेयर करवाया, दोबारा रिपेयर करवाया। एक बार रिपेयर हो चुका था और इसने क्या किया, इसको दोबारा रिपेयर करवाया। तो
कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने क्या किया है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल में किसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, तो किसने, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसके बाद देखेंगे कि स्कंदगुप्त के जो शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त के ही शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। कौन था? अंतिम शासक भानुगुप्त था। भानुगुप्त के बाद से जितने भी शासक हुए वो अयोग्य और असक्षम शासक थे, अयोग्य और असक्षम शासक थे। और इसके चलते क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो आक्रमण करने को प्रेरित हुए, विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करने को प्रेरित हुए और बहुत सारे राज्यों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। बहुत सारे राज्यों ने क्या किया कि खुद को स्वतंत्र भी कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे करते करते गुप्त साम्राज्य क्षीण होता चला गया और गुप्त साम्राज्य एक समय के बाद समाप्त हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि भानुगुप्त अंतिम शासक, इसके बाद के अयोग्य और असक्षम शासक हुए, विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करने को प्रेरित हुए और अनेकों स्थानीय प्रांत भी स्वतंत्र हो गए, जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले कौन थे? तो वो गुप्त शासक थे। कौन थे? गुप्त शासक। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने जारी किए। अभिलेखों में गुप्त शासक के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। अभिलेखों में गुप्त शासन के जो स्वर्ण सिक्के हैं उसे दिनार कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिनार कहाँ के सिक्कों को कहा गया है या फिर किस साम्राज्य के सिक्कों को कहा गया है? तो याद रखिएगा कि किस साम्राज्य के, तो गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण के सिक्कों को दिनार कहा गया है। गुप्त साम्राज्य में अब प्रमुख शिक्षा के केंद्र को देखेंगे। तो प्रमुख शिक्षा के केंद्रों में देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य में काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये जो स्थान है वो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। कौन कौन से? तो काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र और उज्जैन प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, यानी कि संस्कृत साहित्य अधिकतर किस काल में लिखे गए हैं? तो गुप्त काल में लिखे गए हैं। अधिकतर संस्कृत साहित्य जो है वो किस काल में लिखे गए हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में लिखे गए हैं, तो क्या जवाब देंगे? गुप्त काल में लिखे गए हैं। इसके बाद कालिदास की रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। कालिदास की तो वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट है उनको देखते हैं। तो देखेंगे कि कालिदास की रचनाएं मालविका अग्निमित्र, कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। भारत का शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास है। इसको याद रखेंगे। भारत का शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। इसके आगे हम लोग अब कुछ साहित्यकारों और साहित्य को देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में रचा गया, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो पंचतंत्र किस काल में रचा गया था? तो गुप्त काल में रचा गया था। इसके रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है। और ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। फिर शूद्रक द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मृच्छकटिकम, जिसमें मिट्टी के खिलौने की गाड़ी का महत्व है,
ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? शूद्रक द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मृच्छकटिकम, जिसमें मिट्टी की खिलौने की गाड़ी के बारे में बताया गया है, ये भी क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। इसके आगे हम लोग देखते हैं भवभूति की रचना मालती माधव, भास की रचना स्वप्नवासवदत्ता, भरवी की रचना किरार्त भारवी की रचना किरार्तजुनियम, विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि की रचना नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भर्तृहरि की कौन सी? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इसके आगे दीपवंश तथा महावंश बौद्ध साहित्य की रचना भी जो है वो भी गुप्त साम्राज्य में ही हुई थी। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना भी गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त काल में ही किया था। इसके आगे देखेंगे कि नारद, कात्यायन, बृहस्पति, इनकी स्मृतियों की जो रचना है ये भी गुप्त काल में ही संभव हो पाई है। इनकी स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही संभव हो पाई है। तो रचना में हम लोग देखेंगे तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र जो कि संस्कृत भाषा में है, ये भी विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक कौन सा? तो मृच्छकटिकम जो कि मिट्टी के खिलौने की गाड़ी के लिए है, तो ये भी विश्व प्रसिद्ध है। भवभूति के द्वारा मालती माधव, भास के द्वारा स्वप्नवासवदत्ता, भारवी के द्वारा किरार्तजुनियम, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इसी तरह से दीपवंश और महावंश बौद्ध साहित्य की रचना भी गुप्त काल में ही संभव हुई। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना गुप्त काल में ही की और नारद, कात्यायन और बृहस्पति की स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही संभव हो पाई है। अब हम गुप्त साम्राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम देखेंगे तो सबसे पहले आर्यभट्ट को देखते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट को देखते हैं। ये सभी महापुरुष जो हैं वो गुप्तकालीन साम्राज्य के महारत्न रहे हैं। तो आर्यभट्ट को देखते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो महान गणितज्ञ थे। कौन थे? महान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट को तो सभी लोग जानते हैं। तो आर्यभट्ट जो थे वो महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? तो आर्यभट्ट ने की थी। ये एक महान गणितज्ञ थे। इसके अलावा दशमलव पद्धति, पाई का मान और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, इन सब का पता किसने लगाया था? तो आर्यभट्ट ने ही लगाया था। इस सब का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही खोज किया था। दशमलव पद्धति, पाई का मान और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इन सब का खोज जो है वो किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट के आगे अब हम लोग ब्रह्मगुप्त को देखेंगे। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी और सबसे पहले ये बात बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। क्या कर लेती है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो ब्रह्मगुप्त हैं ये क्या हो जाएंगे कि न्यूटन के पूर्वगामी कहलाएंगे। न्यूटन के पूर्वगामी कहलाएंगे, यानी कि न्यूटन से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपने ओर क्या कर लेती है? खींच लेती है। तो इस चीज को न्यूटन से पहले किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और ये किस साम्राज्य के थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के महारत्नों में शामिल थे। इसके आगे देखेंगे कि वराहमिहिर को, इसके आगे वराहमिहिर को देखेंगे।
वराहमिहिर जो थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इन्होंने बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांत की रचना की थी। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो वराहमिहिर ने की थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूर्य सिद्धांत जो है वो गुप्तकालीन खगोल विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीर्ति मानी जाती है। सूर्य सिद्धांत जो है वो गुप्तकालीन खगोल विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीर्ति मानी जाती है, सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि महरौली में एक लौह स्तंभ है। महरौली में एक गुप्तकालीन लौह स्तंभ है जो कि 7.32 मीटर ऊंचा है, जो कि 7.32 मीटर ऊंचा है। ये क्या है? गुप्तकालीन धातु विज्ञान के बारे में बताता है कि गुप्तकालीन धातु विज्ञान कितना अच्छा था कि इसमें इतने समय बाद आज भी जंग नहीं लगा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम लोग देख लिए। वराहमिहिर में क्या देखिए कि ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांत की रचना की है। सूर्य सिद्धांत गुप्तकालीन खगोल विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। और महरौली में स्थित लौह स्तंभ जो कि गुप्तकालीन है, ये 7.32 मीटर ऊंचा है और ये धातु विज्ञान से बनाया गया है। और उस समय का धातु विज्ञान इतना उत्तम था कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है और लोहे में अब तक जंग नहीं लगा है। इसके बाद ब्रह्मगुप्त को देखेंगे तो 628 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी ब्रह्मगुप्त ने। और ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। न्यूटन से भी पहले इन्होंने इस बात को बताया था। आर्यभट्ट को देखेंगे तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। और दशमलव पद्धति, पाई का मान और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, इसकी खोज आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। साम्राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण अभिलेख में एरन प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और इसके कवि कौन थे? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के कवि कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। तो अभिलेख में एरन प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था और इनके कवि हरिसेन थे। इसके आगे देखेंगे एरन स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख है जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। एरन स्तंभ लेख भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। कला तथा स्थापत्य को देखेंगे अब हम लोग। गुप्त काल में कला तथा स्थापत्य मंदिरों को देखते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे कि दशावतार मंदिर, कौन सा? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ झांसी जिला यूपी में स्थित है। देवगढ़ झांसी जिला यूपी में स्थित है। क्या? तो दशावतार मंदिर। इसके आगे देखेंगे विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो तिगवा जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुप्त काल को वैष्णव धर्म का राजधर्म बताया गया है। गुप्त काल को क्या बताया गया है? कि वैष्णव धर्म ही उनका राज्य धर्म है, इस तरह से बताया गया है। इस काल में कुछ शैव मंदिरों का भी निर्माण हुआ। शैव मंदिर, शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि भूमरा का शैव मंदिर। भूमरा का शैव मंदिर जो कि नागौर मध्य प्रदेश में स्थित है। और नैना कुठार पार्वती मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नैना कुठार पार्वती मंदिर और भूमरा का शैव मंदिर, ये क्या है? ये दोनों शैव मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और गुप्त साम्राज्य का राजकीय धर्म क्या था? तो राजकीय धर्म वैष्णव धर्म बताया गया है, राजधर्म। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश और विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्तकालीन कुछ अन्य
स्थापत्य को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कुछ अन्य स्थापत्यों में देखेंगे कि अजंता की 29 गुफाओं में से, अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल की है। गुप्त काल की है। कौन कौन सी 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 जो है वो गुप्त काल की गुफाएं हैं। गुप्त काल की गुफाओं में गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। मरणासन की राजकुमारी का चित्र अंकित है। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है, जिसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण से संबंधित बताया गया है। गुफा संख्या 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है, जिसमें बुद्ध की जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब वो घर छोड़ करके आते हैं, महापरिनिर्वाण यानी कि जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उससे संबंधित बताया गया है। गुप्तकालीन अजंता की जो गुफा है, यानी कि गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17, वो बौद्ध धर्म के महायान शाखाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखाओं से संबंधित है गुप्तकालीन गुफा संख्या 16 और 17। इसके बाद देखेंगे कि गुप्त काल की अन्य गुफा भी है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित बाघ की गुफा है। बाघ नामक स्थान पर स्थित बाघ की गुफा है, जो कि विंध्य पर्वत को काट करके बनाया गया है। तो विंध्य पर्वत को काट करके बनाया गया है बाघ गुफा, जो कि बाघ नामक स्थान पर स्थित है। ये जो है गुप्त काल की ही गुफा है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? सातवाहन शासकों ने प्रारंभ करवाया था। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 7वीं शताब्दी तक भी इसका कार्य जो है वो चल रहा है। 7वीं शताब्दी तक भी इसका कार्य क्या है कि चल रहा है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि अजंता की 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 जो है वो गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला बताया गया है। चित्रशाला में क्या बताया गया है? तो गुफा संख्या 17 को बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित बताया गया है। उससे संबंधित चित्र हैं उसमें। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित है। गुफा संख्या 16 और 17। कुछ अन्य भी गुफाएं हैं ग्वालियर के समीप में, जो कि बाघ नामक स्थान के समीप है बाघ की गुफा, जो विंध्य पर्वत को काट करके बनाया गया है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अजंता की गुफाओं पे निर्माण कार्य सबसे पहले सातवाहन शासकों ने शुरू किया और 7वीं शताब्दी तक भी इसका कार्य जो है वो चलता रहा। हम गुप्त काल के सामाजिक जीवन को देखेंगे। गुप्त काल के सामाजिक जीवन को देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सामान्यतः सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। गुप्त काल में सामान्यतः सती प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं था। उच्च वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा पाया गया है, यानी कि निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थीं उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। केवल और केवल उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थीं उन्हीं में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो उच्च वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन पाया गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। वैश्यावृत्ति प्रचलित थी और वैश्याओं को गणिका कहा गया। वैश्याओं को क्या कहा गया है? गणिका कहा गया है। और वृद्ध वैश्याओं को, यानी कि जो वैश्या बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें कुटनी कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? कुटनी कहा गया। तो वैश्याओं को गणिका और वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा गया। देवताओं पर मनुष्यों के मांस चढ़ाए जाने की भी प्रथा का प्रचलन मिला है सबर जाति में, यानी कि सबर जाति के जो लोग थे वो लोग देवताओं पर मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सबर जाति के लोग देवताओं पर मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। मंदिरों में देवदासी की प्रथा का प्रचलन था। समाज में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन
यहाँ पर ये देखेंगे कि विधवाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय देखी गई है। विधवाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय और चिंतनीय थी। आय व्यय की गणना करने के लिए एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे कायस्थ वर्ग कहा गया। जिसे क्या कहा गया? कायस्थ वर्ग। किसमें? गुप्त काल में आय व्यय की गणना करने के लिए एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे कायस्थ वर्ग कहा गया। और ये जो कायस्थ वर्ग है इसका पहला उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में प्राप्त होता है पहला उल्लेख किसका? तो कायस्थ का। इसके बाद भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। इसके साम्राज्य को देखते हुए ये माना गया है कि गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग रहा होगा। तो एक बार और देख लेते हैं सामाजिक जीवन को। यहाँ पर सामान्यतः सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। उच्च वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा था, निम्न वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं था। वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। वैश्याओं को गणिका और वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। सबर जाति के लोग देवताओं पर मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था और दास प्रथा का प्रचलन भी समाज में था। इसके आगे विधवाओं की स्थिति यहाँ पर काफ़ी दयनीय और चिंतनीय देखी गई है। आय व्यय की गणना करने के लिए कायस्थ वर्ग का उदय हुआ। एक नया वर्ग जिसका नाम कायस्थ था, कायस्थ वर्ग का उदय हुआ और इसका प्रथम उल्लेख जो है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति में प्राप्त होता है। और स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से हमारा जो गुप्त काल है वो समाप्त होता है। गुप्त काल हम लोग पढ़ लिए, गुप्तों के बारे में पढ़ लिए। तो गुप्त काल हमारा अब यहाँ पर समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।